मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से इन खबरों को समझेंगे। राहुल के बिहार दौरे वाली सियासत को समझाएंगे। समझिए चिनाब आर्च ब्रिज क्यों खास है, जानिए झारखंड में किस अपराधी पर कितना इनाम है, निलंबित एएसआई के घर से AK-47 मिलने की पूरी कहानी आपको और मायने समझाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे की बात सबसे पहले होगी। अपने बिहार दौरे के दौरान राजगीर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं जातीय जनगणना के फैसले की क्रेडिट लेने की कोशिश की और कहा कि मोदी जी जातीय जनगणना होगी ऐसा मैंने कहा था और आखिरकार झुकना पड़ा। राहुल के बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के दौरे भी तेज होते जा रहे हैं। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 5वीं बार बिहार पहुंचे। राजगीर में राहुल ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना के फैसले का क्रेडिट लेने की कोशिश की। राहुल ने कहा, मोदी सरकार को कांग्रेस के दबाव में फैसला लेना पड़ा। आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी की क्रेडिट पॉलिटिक्स का जवाब जेडीयू की ओर से दिया गया। 2 चरण में पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी। राहुल गांधी जी, जब देश की जनता ने आपको मौका दिया तो क्या कलम में इंक सूख गई थी? क्यों नहीं कराया जातिगत जनगणना? और आज राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जातीय जनगणना तक ही नहीं रुके। उन्होंने फिर एक बार सीज फायर को सरेंडर बताने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे। राहुल के पीएम पर की गई टिप्पणी का जवाब बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने दिया। किसने किसके सामने सरेंडर किया था राहुल गांधी जी, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पर आपसे एक निवेदन है, कृपा करके भारत की सेनाओं के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह उठाना बंद करें। चुनाव है तो सियासत होगी ही। जातीय जनगणना का फैसला मोदी सरकार ने लिया, क्रेडिट राहुल गांधी लेना चाहते हैं। इतना तक तो ठीक, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पराक्रम पूरे देश ने देखा। ये भी जग जाहिर है कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई, बावजूद इसके सियासी फायदे के लिए दूसरी बार सरेंडर की बात कहकर राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब राहुल गांधी के बिहार दौरे वाली सियासत को समझते हैं। और इसी साल बिहार में चुनाव है। इस साल के 6 महीने में राहुल गांधी 5वीं बार बिहार आए। जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो राहुल गांधी सियासी मुद्दे भी उठा रहे हैं। समझते हैं कि राहुल गांधी ने अब तक के बिहार दौरे में कौन कौन से मुद्दों को टारगेट किया। तो बता दें कि राहुल गांधी दलित, पिछड़ा, जातीय जनगणना, महिला और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा चुके हैं। अब सवाल है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर नीतीश कुमार ने कुछ किया है? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले दलित की बात कर लेते हैं। तो बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 तक सबसे ज्यादा पिछड़ी 32 जातियों को महादलित का दर्जा दिया। उनके लिए अलग से योजनाएं बनाई। यहां तक कि दलित समाज से आने वाले छात्रों को यूपीएससी प्री पास पर 1 लाख रुपए इनाम मिलता है, जबकि बीपीएससी प्री पास करने वाले छात्रों की बात हो तो इनके लिए 50,000 रुपए सरकार देती है। दलित मोहल्लों में विकास के लिए 9,000 विकास मित्रों की नियुक्ति की गई।
व्यवसाय शुरू करने के लिए 50% अनुदान सहित 10 लाख रुपए दिए। 91 अंबेडकर छात्रावास के छात्रों को छात्रावृत्ति भी दी गई। अब पिछड़ा वर्ग के बारे में जान लेते हैं कि उनके लिए आखिर नीतीश कुमार ने क्या काम किया। संख्या जानने के लिए नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे किया और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा दिया। हालांकि फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। यही नहीं, 2024-25 के दौरान 50 लाख छात्रों को छात्रावृत्ति दी, जिस पर 786 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। महिलाओं की बात कर लेते हैं तो देखिए, नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण दिया। ये आंकड़ा आपके सामने हमने रखा है। पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण, नगर निकायों में 50% का आरक्षण सरकार देती है। सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण है और बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार की साइकिल योजना की भी बात करते हैं। देखिए, जीविका दीदी और महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की चर्चा भी पूरे देश में हुई और उस पर भी सरकार की काफी तारीफ हुई। राहुल गांधी मोदी सरकार के जातीय जनगणना के फैसले का हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। वैसे नीतीश कुमार पहले ही जातीय गणना करा चुके हैं, गणना के आधार पर आरक्षण का दायरा भी बढ़ा चुके हैं, भले ही ये मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था पर निशाना साधा और बिहार को क्राइम कैपिटल कह दिया। हालांकि कानून व्यवस्था नीतीश की यूएसपी है और इसी मुद्दे के जरिए नीतीश सत्ता में आए और उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। और चलिए अब सवालों के जरिए खबर को समझ लीजिए। सवाल यह है कि क्या राहुल सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मुद्दे उठा रहे हैं और चुनाव में राहुल के सियासी कार्ड कितने काम उनके आएंगे और उनकी पार्टी के कितने काम आएंगे। आगे बढ़ते हुए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू दौरे की होगी। पहलगाम हमले के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे मोदी ने चिनाब नदी पर बना रेल पुल देश को समर्पित किया है। मोदी ने पाकिस्तान को इंसानियत और कश्मीरियत का दुश्मन बताया और चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर की फिजा में जहर घोलने की साजिश रची तो उसे लगा होगा कि इससे कश्मीर के विकास का पहिया थम जाएगा, लेकिन राज्य में विकास की रफ्तार और भी तेज हो चुकी है, जिसका सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा फहराकर साफ कर दिया। 359 मीटर की ऊंचाई पर तेज कदमों के साथ पीएम मोदी तिरंगा लेकर चलते दिखे। उन्होंने दोनों हाथों से तिरंगे को गर्व से लहराया। ये नजारा न केवल भारत के गौरव का प्रतीक था, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश भी था। इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की कोई भी नीच हरकत भारत के आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सकती। हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने अपने कश्मीर दौरे से ये साफ कर दिया कि भारत अब न थमेगा न झुकेगा, तिरंगा अब आतंक पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने चिनाब रेल ब्रिज को देश को समर्पित किया और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चिनाब रेल ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। यह ब्रिज दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। चिनाब रेल ब्रिज 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। यह भूकंप और तेज हवा को झेल सकता है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति का सामना कर सकता है
और इससे आप इसकी मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर आतंकवाद प्रभावित राज्य है और ऐसे में इस ब्रिज को खास तकनीक से तैयार किया गया है। चिनाब आर्च ब्रिज की खासियत यह भी है कि यह ब्लास्ट प्रूफ स्टील से तैयार किया गया है। किसी भी धमाके का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसको बनाने में 22 साल लग गए। देखिए, 2003 में चिनाब पुल परियोजना को मंजूरी मिली थी और मंजूरी के 22 साल बाद इसका उद्घाटन हुआ है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर पुल की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे भी समझ लीजिए। अब तक रेलवे की व्यवस्था जम्मू तक ही थी। जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनें जम्मू तवी तक ही जाती थी और लोगों का सफर सुविधाजनक नहीं था। कश्मीर जाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ती थी, वो परेशान हो जाते थे। जम्मू से श्रीनगर तक लोगों को 350 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से सफर करना पड़ता था। ठंड में बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खतरा लोगों को डराता था, लेकिन अब कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक होने से लोगों के लिए सफर आरामदायक हो गया है। इस ब्रिज के जरिए जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक हो गया है और अब कन्याकुमारी टू कश्मीर सीधा जाया जा सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए झारखंड की खबर अब आपको बताते हैं। देखिए, झारखंड के कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नक्सलियों की तर्ज पर फरार चल रहे अपराधियों पर पुरस्कार की राशि का ऐलान किया जाएगा और इसे लेकर अपराधियों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। एक्शन की तैयारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। नक्सल मुक्त बनाने के साथ ही अब झारखंड को अपराध मुक्त बनाने की भी पूरी तैयारी है। झारखंड में अब फरार कुख्यात अपराधियों पर 1 लाख से लेकर 30 लाख तक के इनाम की घोषणा की जाएगी। दरअसल नक्सलियों पर इनाम की घोषणा होने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी, जिसके बाद इसे अपराधियों पर भी आजमाने की तैयारी है। कैबिनेट ने अपने फैसले में अपराधियों पर इनाम की घोषणा से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है। ये रिवार्ड पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा हथियार था हमारा कि उग्रवाद को राज्य में समाप्त करने के लिए। इसी प्रकार से हम अपराधियों पर भी नकेल कसने के लिए उन पर रिवार्ड घोषित कर रहे हैं। तो ये हमारी एक ओवरऑल स्ट्रेटजी का एक हिस्सा रिवार्ड है। रिवार्ड भी है, एक्शन भी है, कार्रवाई भी है, त्वरित इन्वेस्टिगेशन भी है, ATS के द्वारा काम भी है। तो ये सारों को मिलाकर के हम झारखंड को सेफ बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। अपराधियों को झारखंड में 5 कैटेगरी में बांटा गया है। झारखंड को क्राइम और क्रिमिनल फ्री बनाने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला है, लेकिन इसका लाभ आने वाले समय में कितना मिल पाता है, इस पर नजरें टिकी रहेगी। जरूरत है अपराधियों पर कार्रवाई हो ताकि विदेश में छिपकर क्राइम का साम्राज्य चला रहे गैंगस्टर पर भी नकेल कसी जा सके। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए अब इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। झारखंड को अपराध मुक्त करने की पहल हो रही है। अपराधियों पर इनाम का ऐलान होगा। इनाम की राशि 1 लाख से 30 लाख तक की होगी। राशि पाने के लिए नियम क्या है ये बता देते हैं। देखिए, नियम ये है कि 2 साल तक इनाम की वैधता होगी। इनामी अपराधियों की संख्या 400 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नक्सलियों के खिलाफ इनाम की घोषणा की गई थी और उसमें पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली थी, जिसके बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए ये पहल हो रही है। अपराध को कम करने के लिए और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 1 लाख से लेकर 30 लाख तक के इनाम का ऐलान कैटेगरी के हिसाब से ही होगा। और अब आपको समझाते हैं कि ये कैटेगरी क्या है, ये 5 कैटेगरी क्या है। ए से लेकर ई तक में अपराधियों पर कैसे तय होगा इनाम, इसे समझ लीजिए। कैटेगरी ए में 20 से अधिक अपराध करने वाले अपराधियों को रखा गया है। इनकी जानकारी देने पर आपको 20 से 30 लाख का इनाम मिल सकता है। कैटेगरी बी की बात हो तो कम से कम 15 आपराधिक कांड वाले अपराधी आएंगे और इनाम की राशि 10 से 20 लाख की होगी। कैटेगरी सी में कम से कम 10 अपराध करने वाले अपराधी के नाम होंगे और इनकी जानकारी देने पर आप 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं।
कैटेगरी डी की बात हो तो इसमें 5 अपराध किए हुए अपराधी आएंगे। 2 से लेकर 5 लाख तक का इनाम रखा गया है। कैटेगरी ई में अपराधी के कम से कम 3 कांड होने चाहिए और इसकी जानकारी देने वालों को 1 से 2 लाख का इनाम मिलेगा। इनाम का ऐलान कौन करेगा, अब ये भी जान लीजिए। 1 लाख तक का इनाम जिले के एसएसपी, एसपी दे देंगे। 2 से 5 लाख तक का इनाम रेंज के डीआईजी देंगे। 5 से 10 लाख तक का इनाम आईजी देंगे। 10 से 20 लाख तक का जो इनाम होगा उसके लिए गृह मंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा। 20 लाख से अधिक इनाम राशि के लिए सीएम का अनुमोदन जरूरी होगा। तो इस तरीके से ये पूरी कैटेगरी रखी गई है। और आगे बढ़ते हुए समस्तीपुर की खबर की बात होगी। देखिए, समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। एसटीएफ ने सरोज सिंह सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। समस्तीपुर में हथियार तस्करों से मुठभेड़ के दौरान बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ और जिला प्रशासन की टीम ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह को अरेस्ट कर लिया है। सरोज सिंह के घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सरोज सिंह के घर से एक AK-47, एक इंसास राइफल, एक मैगजीन, एक दोनाली राइफल सहित भारी मात्रा में कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही 1 करोड़ 10 लाख के जमीन के दस्तावेज भी जब्त किए गए। निलंबित एएसआई सरोज सिन्हा और उसके साथ साथ कुल 5 लोगों को इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। पटना में भी सरोज सिंह के ठिकानों से अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। गर्दनीबाग में छापेमारी में 3.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। रूपसपुर में छापेमारी के दौरान 2 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट मिले हैं। वहीं दानापुर में रेड डालने के दौरान 11 लाख रुपए के जमीन के पेपर के एग्रीमेंट मिले। दरअसल मोहिउद्दीन नगर थाना के सुल्तानपुर गंगा दियारा इलाके में निलंबित एएसआई सरोज सिंह उर्फ निमकी सिंह के घर पर बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुई। सरोज सिंह के घर से हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने सरोज सिंह सहित 5 लोग को अरेस्ट कर लिया है। हथियार तस्करी के आरोप में 1 साल पहले ही सरोज सिंह को सस्पेंड किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब रिपोर्ट देखने के बाद खबर को समझ लेते हैं। सरोज सिंह उर्फ निमकी सिंह पुलिस में रहा है। हथियार तस्करी के आरोप में सरोज सिंह को 1 साल पहले सस्पेंड किया गया था। सूचना मिलने पर एसटीएफ ने सरोज सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। सरोज सिंह के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। AK-47 और इंसास राइफलें तक मिली हैं। हिम्मत देखिए कि छापेमारी के दौरान सरोज सिंह और उसके लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि सरोज सिंह सहित 5 अपराधियों को पकड़ा गया है, लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि सरोज सिंह का नेटवर्क कहां तक फैला है, इसके पास कैसे AK-47 जैसे हथियार आए और क्या आतंकियों या नक्सलियों से इसका कनेक्शन है। सरोज सिंह के तार क्या नक्सलियों और अपराधियों से जुड़े हुए हैं, आतंकियों से जुड़े हुए हैं, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार इसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा था। देखिए, जब टीम वहां पर पहुंची तो हिम्मत देखिए कि उसके लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हालांकि गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। चलिए, इसी रिपोर्ट के साथ और खबर को विस्तार से समझाने के बाद बुलेटिन में बस इतना ही।